Hello everyone, my name is C. Ankit Agrawal and you are watching me on your YouTube channel TechGene। आज मेरा जो टॉपिक है वो हर इंडिविजुअल की लाइफ से कहीं ना कहीं लिंक्ड है। माय टॉपिक फॉर टुडे इज टैक्सेशन ऑन म्यूचुअल फंड। तो आप सोच रहे होंगे इसमें क्या है, म्यूचुअल फंड में भी टैक्स लगता है क्या? मैंने तो कभी नहीं दिया। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई मस्ट टेल यू, don't take it lightly because these transactions are reported in AIS and you never know कि कब आपके पास इंटीमेशन फॉर डिमांड आ जाए। इसकी वजह से AIS बोले तो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। इंटीमेशन के बारे में ऑलरेडी मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूं जो आप देख सकते हैं। तो टैक्सेशन ऑन म्यूचुअल फंड को डिटेल में देखने के लिए देखते रहिए मेरा ये वीडियो, और हाँ, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो शुरू करते हैं। व्हाट आर म्यूचुअल फंड? पहले जान लेते हैं म्यूचुअल फंड आखिर होते क्या है। A mutual fund is a pool where small investor invest money and the company allots certain unit to the investor depending upon the level of investment। यानी छोटे छोटे इन्वेस्टर एक अपनी थोड़ी थोड़ी पूंजी इन्वेस्ट करते हैं और उसके बेसिस में जो कंपनी जो होती है या फिर जो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है वो उनको यूनिट्स अलॉट करता है। म्यूचुअल फंड्स आर टैक्स एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट। For the purpose of income tax, mutual fund can be categorized into two types, that is equity fund and debt fund. Equity fund are those funds whose portfolio equity exposure exceeds 65% or more। यानी अगर 65% या उससे ज्यादा का इक्विटी एक्सपोजर है तो वो इक्विटी फंड है, और 65% या उससे ज्यादा अगर डेट में एक्सपोजर है तो वो होता है डेट फंड। Now, what are the factors to define tax on mutual fund? That is, taxation on mutual fund किन फैक्टर से डिफाइन होता है, पहले हमें उन्हें जानना होगा। नंबर 1, फंड टाइप, यानी कि डेट ओरिएंटेड फंड है कि इक्विटी ओरिएंटेड फंड है। नंबर 2, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज एनी प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन इन्वेस्टर बाय द म्यूचुअल फंड हाउसेज। ये डिविडेंड ईयरली, क्वार्टरली या मंथली भी दिया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शन चूजन बाय द इन्वेस्टर एंड एज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। नंबर 3, कैपिटल गेन, दैट इज जब आप अपने म्यूचुअल फंड को सेल करेंगे, यानी कि जो जिस प्राइस में आपने खरीदा है उस प्राइस से ज्यादा में जब आप उसको सेल करेंगे तो जो डिफरेंस अमाउंट होता है उसको हम कहते हैं प्रॉफिट, और उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। नंबर 4, होल्डिंग पीरियड ऑफ इन्वेस्टर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके टैक्स रेट को डिफाइन करेगा, दैट इज आपने कितने दिन उस फंड को होल्ड किया फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। नाउ लेट्स सी हाउ डिविडेंड इज टैक्स्ड एज रिसीव्ड बाय म्यूचुअल फंड। यानी जब आपको उसमें डिविडेंड मिलेगा तो उसको हम कैसे टैक्स करेंगे। As per current scenario, dividend received will be added as normal income and will be taxed at the rate as per the slab rate in which assessee is falling। यानी कि अगर डिविडेंड ऐड करके आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो नो टैक्स, एंड इफ मोर देन 5 लाख देन रिस्पेक्टिव स्लैब रेट पे आपके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई हो जाएगा, जैसे कि 20% या 30%, वॉट एवर इट इज। Before financial year 2021, dividend were tax free in the hands of investor under section 10 subsection 34 of the Income Tax Act up to 10 lakh as the company pay dividend distribution tax, and if your dividend exceeds 10 lakh then 10% rate was applicable. Now let's see what is period of holding in case of mutual fund. The tax rate of capital gain of mutual fund depends on holding period। ये होल्डिंग पीरियड क्या है? द होल्डिंग पीरियड इज द टाइम बिटवीन द डेट ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ म्यूचुअल फंड। यानी आपने जब खरीदा और जब बेचा उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम कहते हैं होल्डिंग पीरियड। कौन सा कैपिटल गेन लगेगा, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, डिपेंड्स ऑन पीरियड ऑफ होल्डिंग। दैट इज अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड है और आपने 12 मंथ के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म, और लेस देन 12 मंथ बेचा तो शॉर्ट टर्म।
और अगर डेट म्यूचुअल फंड है और आपने 36 मंथ के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म, और उससे पहले बेच दिया तो शॉर्ट टर्म। चलिए लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म तो समझ लिया, मगर इस पे टैक्स पे क्या फर्क पड़ेगा तो जानते हैं। टैक्सेशन ऑन इक्विटी म्यूचुअल फंड, यानी अगर आप 12 मंथ बाद बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और एज पर सेक्शन 112A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट a long term capital gain at the rate of 10% if gain exceeds 1 lakh with no benefit of indexation, यानी कि 1 लाख तक आपके ऊपर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लगेगा और उसके ऊपर 10% के रेट से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। मगर अगर आप 12 मंथ से पहले बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा एज पर सेक्शन 111A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड a flat tax rate of 15% will be charged. Now let's see taxation on debt mutual fund, यानी अभी हमने इक्विटी देखा था, अब हम डेट का देखते हैं। अगर आप 36 मंथ बाद बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और एज पर सेक्शन 112 a long term capital gain at the rate of 20% but with the benefit of indexation। अगर आप 36 मंथ से पहले बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और एज पर सेक्शन 111A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ये आपकी नॉर्मल इनकम में ऐड हो जाएगा एंड विल बी टैक्स्ड एज नॉर्मल इनकम एट द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू यू एज पर योर स्लैब रेट। नाउ लेट्स सी टैक्सेशन ऑफ ELSS। ELSS अब ये क्या है, इसको हम सबसे ज्यादा खरीदा जाने वाला प्रोडक्ट कह सकते हैं। तो सुनिए, ELSS स्टैंड्स फॉर इक्विटी लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ELSS और इक्विटी फंड में क्या अंतर है, जब दोनों में इक्विटी लिंक्ड है। ELSS आर म्यूचुअल फंड स्कीम विच इन्वेस्ट एटलीस्ट 80% ऑफ देयर नेट असेट इन इक्विटी, यानी 80% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो वो अपनी इक्विटी में करते हैं। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो यू गेट 80C डिडक्शन अप टू 1.5 लाख, यानी कि अगर आप इसको खरीदते हैं तो आपको 1.5 लाख तक की 80C में छूट भी मिलेगी। है ना मजे की बात। मगर इसमें 3 साल का लॉकिंग पीरियड भी होता है। और हाँ, अगर आप 80C की लिमिट से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं या ऑलरेडी LIC या PPF जैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो बची हुई लिमिट का ही डिडक्शन मिलेगा, बाकी सारी बातें सेम है। और एक बात, दैट इज हाउ टैक्स इज लेवीड व्हेन इन्वेस्टमेंट थ्रू SIP। SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप छोटी छोटी किस्तों में अपना इन्वेस्टमेंट धीमे धीमे करते हैं, ना कि लमसम अमाउंट। SIP इज फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स जो पीरियोडिकली एक स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड दीज पीरियड्स कैन बी मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली एज डिसाइडेड बाय द इन्वेस्टर। तो अब इस केस में गेन कैसे निकलेगा, सुनिए। द रिडम्पशन ऑफ दीज यूनिट इज प्रोसेस्ड ऑन FIFO बेसिस, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस। क्या मतलब ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इंडिविजुअली, यानी अगर आपकी इंस्टॉलमेंट ऑफ 12 या 36 मंथ ओल्ड है तो लॉन्ग टर्म, और अगर नहीं है तो शॉर्ट टर्म। तो नाउ व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन? The longer you hold on your mutual fund unit, the more tax efficient they become। यानी जितना ज्यादा आप होल्ड करेंगे उतना ज्यादा वो टैक्स एफिशिएंट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। यानी कोशिश करिए कि आप अपना म्यूचुअल फंड 12 मंथ इन केस ऑफ इक्विटी एंड 36 मंथ इन केस ऑफ डेट फंड जरूर होल्ड करें, ताकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में फॉल करें। और हाँ, एक और बात, शेयर मार्केट चाहे कैसा भी हो, regular SIP will always come out as a savior in comparison to lump sum investment, as small investor cannot go for lump sum investment. Before completing this video, I will say you don't need to panic for capital gain calculation, because you can simply ask for capital gain statement from your portfolio manager for the same. आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके मुझे एनकरेज करिए, और हाँ, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं जल्दी मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। Till then, thank you and stay connected.